चलिए, आज हम देखने वाले हैं राजा हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन, पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश या हर्षवर्धन। तो ये आज हम देखने वाले हैं। गुप्त काल तक हम पहले देख ही चुके हैं। गुप्त काल का हमने राजनीति, प्रशासन वगैरह, कला, संस्कृति देख ली थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अब ये पुष्पभूति वंश। चलिए, तो एक नज़र पहले डाल दीजिए कि गुप्तों के बाद भारत की स्थिति थी क्या। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 550 एडी टू 606 एडी तक के बीच में भारत की प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति किस तरह की थी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से इस नक्शे पे देखने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी कोई बड़ा अंपायर का डिक्लाइन करता है, एंड होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर उसके उत्तराधिकारी नहीं हैं या अच्छे नहीं हैं, अयोग्य हैं, अक्षम हैं, तो फिर क्या होता है, बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाता है। क्योंकि जो शक्तिशाली उसके सामंत होते हैं, दूसरे राजा होते हैं, वो फिर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं। ऐसा हर बार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, 550 से 606 के बीच में, यानी लगभग 50-60 वर्ष तक क्या स्थिति थी भारत की, हर्षवर्धन के पहले, गुप्तों के बाद। तो देखिए, ये पश्चिम की जो सीमा है, यहाँ पर हूणों का शासन था। यानी पाकिस्तान का जो एरिया है, पंजाब, पाकिस्तान वगैरह का एरिया, उसमें हूण थे। फिर अगर हम देखेंगे तो गुजरात वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुजरात के कुछ क्षेत्र में, वल्लभी वगैरह में, अधिकांश जो क्षेत्र है इसमें गुर्जर प्रतिहार थे। फिर थानेश्वर वाला जो क्षेत्र है, इसमें पुष्पभूति वंश यानी हर्षवर्धन के वंश स्थापित हो गया था। यहाँ उत्तर प्रदेश में कन्नौज के वाले एरिया में मौखरी वंश की स्थापना हो चुकी थी। मालवा वाले एरिया में एक यशोधर्मन करके इम्पोर्टेंट राजा का शासन था। ये स्थानीय राजा थे। फिर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर चालुक्य वंश का शासन था। ये प्रमुख रूप से चालुक्य वंश का शासन था। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में गौड़ वंश का शासन स्थापित हो गया था, है ना। इसके अलावा अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा और मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर परावर्ती गुप्त राजाओं का शासन था। परावर्ती गुप्त राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे। परावर्ती मतलब गुप्तों की बात के जो शासक थे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप देखेंगे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग शासन चल रहे हैं और एक राजनीतिक एकता कोई भी स्थापित यहाँ पर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में स्थापना हुई हर्षवर्धन के वंश की, यानी वर्धन वंश की, पुष्पभूति वंश की। इस वंश को पुष्पभूति वंश कहा जाता है, वैसे वास्तविक रूप से वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो 550 से 600 ईस्वी तक भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो हम देख ही चुके हैं। उसमें प्रमुख रूप से मैत्री, मौखरी, पुष्पभूति, परावर्ती, गुप्त, गौड़ वगैरह शासक थे और गुर्जर। इन राज्यवंशों में पुष्पभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल राज्य की स्थापना कर ली। तो सबसे विशाल राज्य की स्थापना इन्होंने की। इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, जो आज मॉडर्न डेज हरियाणा में स्थित है, थानेश्वर, वहाँ पे था। और बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज, जो यूपी में है, वहाँ शिफ्ट कर लिया। तो कुछ बेसिक चीज़ों को हमने यहाँ पर समझ लिया। बेसिक जो चीज़ें हैं इनको समझना आवश्यक है। क्वेश्चन थानेश्वर से और कन्नौज से बार बार पूछा जाता है इनकी कैपिटल के बारे में, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले इनिशियल थानेश्वर जो हरियाणा में थी और बाद में शिफ्ट हो गई कन्नौज में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछी गई है। क्या सर प्री का रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल आएगा रिजल्ट वगैरह। देखो, मैं बार बार कहता रहा हूँ, आशुतोष, सभी लोगों को मैंने बार बार बताया है कि आप जब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो कतई कंफ्यूज मत हो कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ केस और इनकी वजह से डिले हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना आए, परीक्षा ना हो। सिर्फ डिले होता है। ये पिछले अगर हम 20 साल का रिकॉर्ड देख लें तो लगभग हर परीक्षा में कुछ ना कुछ परेशानियां आई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से डिले हुआ है। तो ज़्यादा वो नहीं होता, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है चीज़ों में। तो वेट एंड वॉच और नज़र रखिए। अभी जो ओबीसी का निर्णय आना है एमपी हाई कोर्ट से, उस पर नज़र रखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्स ऑफ
हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का सोर्स क्या है तो उसे देखते हैं। तो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स है हर्षवर्धन की जानकारी का, वो है बाणभट्ट की हर्षचरित। बाणभट्ट कौन थे? तो ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। इन्होंने ये हर्षवर्धन के ऊपर आत्मकथा उनकी लिखी है। सही मायने में इसे हम जीवनी कहेंगे, है ना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई इसलिए जीवनी है, लेकिन ये हर्षवर्धन की बुक्स में चालू तरीके से आत्मकथा ही बोली जाती है। चलिए, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। द्वितीय चाइनीज यात्री जो थे हेनसांग, उनका यात्रा विवरण। और हर्ष की स्वयं की रचना है। हर्ष स्वयं भी साहित्यकार था, एक अच्छा साहित्यकार था। उसने 3 ड्रामा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 ड्रामा लिखे। इनका विस्तार अभी आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जानकारी का एक और जो प्रमुख स्रोत है वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख लिखा गया था रवि कीर्ति जैन के द्वारा। और ये रवि कीर्ति जैन कौन थे? ऐहोल अभिलेख है 634 AD का, जो कि लिखा गया है रवि कीर्ति जैन के द्वारा। और रवि कीर्ति जैन थे चालुक राजा पुलकेशन सेकंड के दरबारी कवि। चालुक राजा पुलकेशन सेकंड के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति जैन। उनके द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया। वो भी एक जानकारी का प्रमुख स्रोत है, हर्षवर्धन की जानकारी का प्रमुख स्रोत। तो ये सब इनके प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख भी है। फिर इसके अलावा मधुबन ताम्रपत्र भी है जो आजमगढ़ यूपी से मिला है, लेकिन ये प्रमुख स्रोत हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम संस्थापक, फाउंडर। हु वाज द फाउंडर ऑफ पुष्पभूति डायनेस्टी? तो पुष्पभूति नामक व्यक्ति वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक थे। इसी से इस डायनेस्टी का नाम पुष्पभूति डायनेस्टी पड़ गया। और ये इन्होंने जो स्थापना की थी वो लगभग मानी जाती है कि 570 के आसपास इन्होंने स्थापना की थी। 570 AD के आसपास इन्होंने स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस वंश का जो पहला इंपॉर्टेंट राजा है वो राजा है राजा प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन है ये इंपॉर्टेंट राजा है, पहला राजा है इस डायनेस्टी का। और उसकी उपाधि क्या थी? तो उसकी उपाधियां थी महाराजाधिराज और परम भट्टारक। ये टाइटल उन्होंने लिए थे। किसने? प्रभाकर वर्धन ने, जो पहला इंपॉर्टेंट राजा था इस डायनेस्टी का, प्रथम प्रभावशाली राजा था। प्रभाकर वर्धन ने 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवा, गुर्जर और हूणों को पराजित किया। ठीक है। और उसकी जो उत्तरी सीमा थे उसमें हूणों के छोटे मोटे उपद्रव चलते रहे। अब इनकी थोड़ी सी फैमिली ट्री देखते हैं। उनके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो पहले थोड़ा फैमिली ट्री देख लेते हैं, क्योंकि आगे की कहानी आपको तभी समझ में आएगी। तो पुष्पभूति डायनेस्टी की स्थापना पुष्पभूति ने की। उसके बाद इस वंश का पहला प्रमुख राजा प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र 1 पुत्री थी। तो थोड़ा सा उसे देख लीजिए, तभी आपको कहानी आगे समझ में आएगी। तो उनका जो बड़ा पुत्र था प्रभाकर वर्धन का, वो था राज्यवर्धन। उनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम था हर्षवर्धन। और उनकी 1 पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। तो कहानी यहां से देखना शुरू करिए। जो इनकी पुत्री थी राजश्री, उन्होंने उसका विवाह किया ग्रहवर्मा के साथ। अब ग्रहवर्मा कौन थे? तो ये कन्नौज में एक मौखरी डायनेस्टी है, उसके शासक थे। ठीक है। तो इन्होंने इसकी शादी कर दी। अब जब शादी हो गई, इसके बाद ये पहुंचे शादी में, जब ये बिजी थे, जब ये बिजी रहे शादी के इसमें, तो देखिए क्या होता है कि जब भी राजा बिजी होता है, किसी कामों में लग जाता है, तो उसके आसपास जो उसके शत्रु होते हैं वो मौका ढूंढते हैं अटैक करने का। तो उन्होंने ये मौका ढूंढने की कोशिश करी। तो क्या हुआ, ये 2 राजा हैं। एक राजा है शशांक, ये गौड़ शासक है बंगाल का। बहुत ही क्रूर शासक था, गंदा शासक था। भारतीय इतिहास में इससे जुड़े 2 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो इसकी दोस्ती थी देवगुप्त के साथ। देवगुप्त कौन? मालवा का शासक था। और ये कौन सी डायनेस्टी से था? तो ये परावर्ती गुप्त वंश से संबंधित था। तो इन दोनों ने एक एसोसिएशन बनाया, एक अलायंस बनाया, एक संघ बनाया आपस में मिलके। किसके लिए? अटैक करने के लिए ग्रहवर्मा पे। अगेन समझ लें, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह उन्होंने ग्रहवर्मा के साथ किया, जो कन्नौज की मौखरी डायनेस्टी के राजा थे।
और जब ये अपनी शादी वगैरह में बिजी थे तो इस दौरान बंगाल के परावर्ती गुप्त राजा देवगुप्त और बंगाल के कन्नौज मालवा के परावर्ती गुप्त राजा देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने मिलकर एक अलायंस बनाया, एक संघ बनाया। किसके विरुद्ध? ग्रहवर्मा के विरुद्ध, क्योंकि कन्नौज बहुत ही धनी राज्य था, इंपॉर्टेंट राज्य था उस दौरान। तो उन्होंने सोचा इस पर अटैक करेंगे और जीत के हरा देंगे। तो देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के ग्रहवर्मा जो मौखरी डायनेस्टिक थे उन पर अटैक किया और उन्हें हराया प्लस उनकी हत्या कर दी। यहाँ एक इवेंट हुआ, यहाँ पर शादी के पश्चात एक इवेंट हुआ, हत्या कर दी। इसमें कौन लोग शामिल थे? तो मालवा के शासक देवगुप्त शामिल थे और बंगाल के गौड़ शासक शशांक शामिल थे। इस इवेंट की जानकारी राज्यवर्धन को मिली। देखिए, अब यहाँ पर एक इवेंट के पैरेलल एक और इवेंट हो चुका था जब तक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब इस न्यूज से सुनने नहीं, वो इनकी नॉर्मल मृत्यु हो चुकी थी जब तक। तो बन गए थे राज्यवर्धन राजा, ये बड़े राजा पुत्र थे तो ये राजा बन गए थे। और उस समय हर्षवर्धन की एज थी केवल 16 साल। प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही राज्यवर्धन को मिली, राज्यवर्धन ने एक सेना ली और सेना के साथ वो अटैक करने के लिए निकल गए देवगुप्त पर। देवगुप्त कौन? मालवा के राजा। कौन से? गुप्त वंश के, परावर्ती गुप्त वंश के मालवा के राजा। उन पर अटैक करने के लिए निकल गए। उन्होंने देवगुप्त पर आक्रमण किया और देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, जिन्होंने इनके जियाजी को मारा था उनकी हत्या कर दी देवगुप्त की। अब इनके जो मित्र थे शशांक, इन्होंने क्या किया? राज्यवर्धन को कहा कि यहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। कहानी ये है, ऐसा कहा जाता है कि राज्यवर्धन को सहयोग दिया था शशांक ने। यहाँ पे उसने सहयोग दिया था देवगुप्त को और यहाँ पर सहयोग दिया था शशांक ने राज्यवर्धन को देवगुप्त को मारने पे। क्योंकि उसके प्लान क्या थे? उसका अल्टीमेट प्लान था शशांक का, जो बंगाल का गौड़ शासक था, उसका प्लान था मालवा और कन्नौज पर कब्जा। मतलब उसको ना तो इससे मतलब था देवगुप्त से, ना ही उसे राज्यवर्धन से मतलब था। उसे तो इन सब पे कब्जा करना था। तो उसने ये दोनों को धोखेबाजी दोनों के साथ की। तो यहाँ पर उसने देवगुप्त के साथ धोखेबाजी करके राज्यवर्धन का साथ दिया और देवगुप्त की हत्या हो गई। फिर राज्यवर्धन को उसने अपने शिविर में इनवाइट किया कि चलो जश्न मनाएंगे, और वहाँ पर इनकी राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। तो अब 2 इवेंट हो गए, 2 इवेंट हो चुके हैं यहाँ पर, है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली हर्षवर्धन को, तो ये तीसरा इवेंट होगा। अब देखिए क्या स्थिति हो गई। इनके जो जीजाजी थे उनकी डेथ हो चुकी, इनके जो बड़े भाई थे उनकी डेथ हो चुकी, इनकी जो बहन थी वो गिरफ्तार हो गई थी, मतलब उनको कैद में डाला हुआ था इन लोगों ने, और इनकी एज थी केवल 16 साल। अब देखिए इवेंट, तब भी 16 साल की एज में भी इन्होंने भी सेना ली हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन निकले अटैक करने के लिए शशांक से बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा हुआ था, बहन को कैद किया हुआ था, तो शशांक से बदला लेने के लिए निकले। इसकी खबर लगते ही, क्योंकि बहुत बड़ी सेना लेकर निकले थे, तो इसकी खबर लगते ही शशांक भाग गया, परंतु हर्ष ने बंगाल तक उसका पीछा किया, उसे हराया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो 1, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर एक कहानी आपको थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आपको कहानी मिलेगी सुनने कि हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ राजा शशांक को हराया और उसकी हत्या कर दी, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बंगाल के गौड़ राजा शशांक को हराया, ये सही है, लेकिन शशांक भाग गया था, शशांक भाग गया था, मार नहीं पाए थे उसको, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा शशांक से जुड़ी 2 घटनाएं बताता हूं, 2 कहानियां जो आपके काम आएंगी, जो आपसे पूछी जाती है। देखिए 2 घटनाएं ध्यान रखिए। एक तो शशांक के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको
कि नंदी सिक्के किसने चलाए थे, मतलब नंदी सिक्के की यानी किसके सिक्के में नंदी की आकृति बनी हुई थी, तो वो है शशांक। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि वो गया वाला बुद्ध जी वाला, जिसमें बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जिस पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष, वो किसने कटवाया था। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध जी को गया में जिस बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था, उस वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और कटवा के नदी में फेंक दिया था, क्योंकि ये खुद जो था ये शैव धर्म को मानने वाला था, तो इसने ये कटवा दिया था। तो अभी वर्तमान में जो बौद्ध गया में आपको पीपल ट्री दिखता है, वो बोधि वृक्ष दिखता है, उसकी कहानी ये है कि वो जो मूल बोधि वृक्ष था उसकी एक शाखा श्रीलंका गई थी। श्रीलंका में वो पेड़ बड़ा हुआ था, बाद में जब शशांक ने पेड़ कटवा दिया तो उसी वृक्ष की एक शाखा वापस लाई गई श्रीलंका से और बौद्ध गया में लगाया गया, जो आज दिखता है। तो मूल वृक्ष की ही शाखा है वो। तो ये कहानी जो आपको ध्यान रखना है। तो मूल रूप से ये जो 3 इवेंट हैं ये बहुत ध्यान से याद रखिए। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 3। तो ये 3 इवेंट हुए। 3 इवेंट के बाद उसने शशांक को हरा दिया। शशांक को हराने के बाद उसने अपनी बहन को ढूंढा, हर्षवर्धन ने। उनकी बहन उस समय सती होने जा रही थी, क्योंकि उनके जो पति थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या हो चुकी थी, तो वो सती होने जा रही थी। तो इन्होंने उसको रोका सती होने से अपनी बहन को, उन्हें वापस लाए। अब जब वो कन्नौज में वापस लाए तो कन्नौज में चूंकि उनकी बहन का कोई मतलब वारिस नहीं था, और तो फिर उनकी बहन के कहने पर, इनकी बहन के कहने पर प्लस कन्नौज के मंत्रियों के कहने पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज बना ली। ये ध्यान रखिए, उसने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज बनाई, क्योंकि ये कन्नौज सेंटर में था। एक बार और अगर हम देख लेंगे नक्शे को तो क्लियर हो जाएगा हमें। ये देखिए, ये है थानेश्वर यहाँ पर और कन्नौज है यहाँ पर। तो ये सेंटर में पड़ जाता है, क्योंकि वो बंगाल भी जीत चुका था, तो उसे ये 3 जगह आसानी से यहाँ से कंट्रोल वो कर सकता था। इसलिए कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बना लिया थानेश्वर के स्थान पर और शासन करना आरंभ किया। तो ये आपको कहानी बहुत ध्यान से समझना है। इसे 1-2 बार इस चार्ट को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये पूछा जाता है प्री मेंस दोनों में, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। चलिए, अब ये पहुंच गए। अब हर्षवर्धन का शासन स्टार्ट हो गया। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन रहा, और ये अंतिम मान्य हिंदू राजा कहलाते हैं उत्तर भारत के। अंतिम मान्य हिंदू राजा हैं अब ये उत्तर भारत के। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ऐसा नहीं कि इसके बाद राजा नहीं रहे, लेकिन जितने बड़े क्षेत्र में इनका शासन था उतने बड़े क्षेत्र में फिर किसी भी राजा का शासन नहीं रहा। चलिए, इनकी उपाधियां क्या थीं? तो इनकी उपाधियां थी परम महेश्वर, महाराजाधिराज, शिलादित्य और चतुर्थ समुद्राधिपति, मतलब 4 समुद्र के स्वामी। ठीक है, तो ये इवेंट मैंने आपको बता ही दिया कि जब ये गद्दी पे बैठे तो इनके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं, अपनी बहन राजश्री को ढूंढना और अपने बहनोई का बदला लेना। तो उन्होंने बदला लिया। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, हर्षवर्धन को पराजित करके कन्नौज पर भी अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष एक साहित्यकार भी था, उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 नाटकों की रचना की। उसके दरबार में बाणभट्ट नाम का कवि था, जो का कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित, कादम्बरी और शुकनसुपदेव नामक कृतियों की रचना की। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। ठीक है, हर्ष ने कश्मीर के राजा से बुद्ध जी के दांत प्राप्त किए। हर्ष पहले शिव जी का उपासक था। सैनिक अभियान में निकलने से पहले वो शिव जी की पूजा करता था। हर्ष हर 5 साल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था, एक धर्म सभा का आयोजन करता था। धर्म सभा का आयोजन करता था,
जिसे कहा जाता है महामोक्ष परिषद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग यानी इलाहाबाद संगम वहाँ करता था, जिसे कहा जाता था। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जो बाद में कन्नौज इन्होंने शिफ्ट कर ली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हर्ष का साम्राज्य विस्तार देखते हैं, किस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार किया। तो हर्ष का साम्राज्य विस्तार उत्तर में थानेश्वर यानी आज के पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी यानी रेवा नदी के तट तक, तो ये इनका साम्राज्य है। यहाँ से देखिए, ये पंजाब है, ये कुछ गुजरात का हिस्सा है, ये बंगाल का हिस्सा है। तो इतने बड़े एरिया में ये लास्ट हिंदू राजा थे जिनका शासन उत्तर प्राचीन काल में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके एरिया को, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी, ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट, इंपॉर्टेंट हिंदू सम्राट माने जाते हैं। चलिए फिर इसके बाद इनका शासनकाल 600-647 तक है। फिर एक इंपॉर्टेंट हिंदू, देखिए प्रारंभ में तो इतने बड़े एरिया में शासन कर लिया। अब जब इन्होंने इतने बड़े एरिया में शासन कर लिया तो अब इनकी सीमाएं लगने लगी रेवा नदी से। ये रेवा नदी है। इसी समय दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश था चालुक्य वंश, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है पुलकेशन सेकंड। वो दक्षिण भारत का इंपॉर्टेंट राजा था। अब देखिए, जब भी कोई दो शक्तिशाली राजाओं की सीमाएं लगेंगी, बॉर्डर आपस में लगना शुरू होंगी, तो नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, उनकी आपस में लड़ाई। तो फिर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन सेकंड और पुष्पभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है वॉर ऑफ रेवा, रेवा का युद्ध। इसके 2 ईयर मिलते हैं, 628 एडी या 632 एडी। इनमें हुआ था वॉर ऑफ रेवा। रेवा का युद्ध इन दोनों सन में से एक सन में हुआ है। इसकी जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है 634 एडी का ऐहोल अभिलेख। इस युद्ध की जानकारी का प्रमुख स्रोत है 634 एडी का ऐहोल अभिलेख, जो रवि कीर्ति जैन के द्वारा लिखा गया है, पुलकेशन सेकंड के दरबारी कवि। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों की उपाधियां लिखी हैं। उपाधियां क्या लिखी हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है कि सकलोत्तर पथनाथ को दक्षिणापथ स्वामी ने पराजित किया। सकलोत्तर पथनाथ मतलब उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट राजा, कौन, हर्षवर्धन को दक्षिणापथ स्वामी यानी दक्षिण भारत के प्रमुख स्वामी कौन, पुलकेशन सेकंड। तो ये लिखा हुआ है इस ऐहोल अभिलेख में। इससे जानकारी मिलती है कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन सेकंड ने इनको पराजित किया, बुरी तरह से पराजित किया। पराजित करने के बाद चूंकि पुलकेशन सेकंड का उस समय इंटरेस्ट नहीं था उत्तर भारत की राजनीति में ज़्यादा हस्तक्षेप करने का, आने का, क्योंकि उसके अपने दक्षिण भारत में भी प्रतिद्वंदी वगैरह थे, तो इसलिए उसने उत्तर भारत वो नहीं आया। और इसके बाद से फिर नर्मदा नदी यानी रेवा नदी दोनों के बीच की सीमा रेखा बन गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री मेंस में फैक्ट पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हो गया इनका साम्राज्य विस्तार। आगे चलते हैं। फिर देखिए, इन्होंने चीन से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया था, अच्छे संबंध इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी, 1-2 बार राजदूत भी भेजे थे। फिर इंपॉर्टेंट घटना है इनके टाइम की, द्वितीय चीनी यात्री हेनसांग का भारत आगमन। ये फिर दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो हेनसांग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, हेनसांग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स यानी यात्रियों का राजकुमार, पहला कहा जाता है। दूसरा, इनका टाइम पीरियड है टोटल 629 से 643, ये इनका टोटल टाइम पीरियड है। तो हेनसांग को युवेन संग भी कहते हैं, और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है सी यू की, ये हेनसांग की बुक का नाम है। इसी तरह से जो पहले चाइनीज़ यात्री हैं फाहियान, उनकी बुक का नाम था फो क्यू की, इनका नाम है सी यू की। ये 8 साल तक इनके साथ रहे, उनके दोस्त बन के रहे, इनके दरबार में रहे। हर्षवर्धन बहुत प्रभावित हुआ हेनसांग से, और इनके
मतलब इनके प्रभाव के कारण ही उसने 5वीं तथाकथित बौद्ध संगति का आयोजन भी कराया। तो क्या कहानी है थोड़ा सा देखिए। इसे हम तथाकथित क्यों बोल रहे हैं 5वीं बौद्ध संगति को, तो इसको थोड़ा सा समझें। देखिए बौद्ध धर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगतियों को मान्यता दी जाती है, 5 को नहीं दी जाती, 4 को। लेकिन 5वीं बौद्ध संगति हुई थी, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसे मान्यता नहीं दी जाती बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन आपको आएंगे लेकिन। तो क्या था, 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 AD में कन्नौज में किया गया। बौद्ध संगति क्या होती है, बौद्ध धर्म से जुड़े जहाँ पर डिस्कशन होते हैं, वाद विवाद होते हैं। तो 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन 643 में किया गया। इसे सो कॉल्ड बोलते हैं बौद्ध संगति। 5वीं बौद्ध संगति को मान्यता नहीं दी जाती बौद्ध धर्म में, सिर्फ 4 को दी जाती है। तो क्या कहानी थी, कहानी ये हुई यहाँ पर कन्नौज में जब ये बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, हर्षवर्धन ने इनके प्रभाव के कारण, ये हिनसांग इसके अध्यक्ष बन गए और हर्षवर्धन ने हिनसांग के प्रभाव के कारण बहुत ही भव्य रूप से इस बौद्ध संगति का आयोजन कराया। अब अच्छा आयोजन चल रहा था तो हिनसांग ने एक घोषणा करी हिनसांग ने कहा कि जो भी महायान, मैं साबित करूंगा कि महायान बौद्ध धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो जिस भी व्यक्ति को इस पे आपत्ति है वो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर ले, डिबेट कर ले। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोगों के साथ उनकी डिबेट स्टार्ट हो गई। और इन्होंने यहाँ पे क्या घोषणा करी, उन्होंने ये घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति मुझे डिबेट में हराएगा मैं अपना सिर काट के दे दूंगा उसको। ये डिबेट स्टार्ट हो गई भैया। अब डिबेट चल रही थी, इसी दौरान क्या हुआ कि ये हिनसांग धीरे धीरे हारने लगे। तो हर्षवर्धन ने देखा कि यार ये हिनसांग तो हार रहे हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने एक संदेश पहुंचाया इन ब्राह्मणों के पास कि हिनसांग हमारे मेहमान हैं और उनसे जीतने की कोशिश मत करिए। तो ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा, बोले जीतने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर शास्त्रार्थी क्यों रखा हुआ है और ऐसी घोषणा उन्होंने क्यों की। तो इस गुस्से में ब्राह्मणों ने जिस पंडाल में, जिस आयोजन स्थल था जहाँ शास्त्रार्थ चल रहा था वहाँ पर आग लगा दी और उसे जला दिया। इस बात से नाराज होकर फिर हर्षवर्धन ने इन सभी ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया। तो चूंकि ये इवेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ था और हर्षवर्धन को विजेता घोषित कर दिया, तो चूंकि ये इवेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ था, खराब हो गया था इवेंट, इसलिए बौद्ध धर्म में इस 5वीं बौद्ध संगति को मान्यता नहीं दी जाती। ये ध्यान रखें, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। फिर सिंपल है, हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के प्रति था और उन्होंने नालंदा में एक मचान, मतलब एक ऊंचा आसन और एक कांस्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। हर्षवर्धन के पतन के कारण क्या है, तो पतन के कारण रीजन ऑफ डिक्लाइन है, हर्षवर्धन की जो पत्नी थी दुर्गावती, उनसे उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे जिनके नाम थे वांग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। उन दोनों बेटों को, दोनों ही नाबालिग थे, मतलब 18 साल से कम थे। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके एक विश्वास पात्र मंत्री थे अरुणाशव, उन्होंने इन दोनों वारिसों की हत्या कर दी थी, दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी और इससे अब कोई भी वारिस नहीं बचा हर्षवर्धन का। और फिर क्या हुआ कि इन मंत्रियों ने, सामंतों ने, मंत्री और जो सामंत थे उन्होंने हर्ष के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। तो हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा, तो इन मंत्रियों और सामंतों ने उसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इससे धीरे धीरे ये साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। और यहां से फिर क्या हुआ, राजपूतों का उदय हुआ। तो ये एक छोटा सा वो है जो आपकी जानकारी के लिए, हर्षवर्धन ये भारत के, उत्तर भारत के प्राचीन काल के अंतिम महत्वपूर्ण हिंदू राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य उसके बाद कोई भी हिंदू राजा नहीं बना पाया। थोड़ा सा इनका शासन प्रबंध वगैरह है, दंड है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने स्थापित किया था सभी कुछ, लेकिन सभी कुछ इनका जो था शासन प्रबंध, दंड और सारी चीज़ें, ये इन्होंने गुप्त कालीन ही चलने दिया था। गुप्त काल में जिस तरह की व्यवस्था थी वही चलती रही थी इनके काल में, कोई अलग से बहुत ज़्यादा नहीं किया। थोड़ी सी प्रशासनिक शब्दावली है, उसे देख लीजिए। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या की है, तो उसे देखें। एक पद है अवंती, अवंती युद्ध और शांति के मंत्री को अवंती कहते हैं।
सिंहनाद महासेनापति जनरल को कहते हैं, कुंतल अश्वसेना का मुख्य अधिकारी को कहते हैं, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी, भंडी प्रधान सचिव, लोकपाल प्रांतीय सचिव प्रांतीय शासक और दंडपाशिक पुलिस विभाग के कर्मचारी। तो ये कुछ शब्दावली है जिसका वर्णन किया गया है बाणभट्ट की हर्षचरित नामक पुस्तक में। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से इससे संबंधित प्री के लिए आपकी जानकारी के लिए ये हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर सामाजिक व्यवस्था है इनकी। तो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में बटा हुआ था। हर हेनसांग ने समाज को 4 वर्णों में बटा हुआ बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। ठीक है, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आ गई थी, वर्ण संकर बहुत सारी जातियां शुरू हो गई थी इस काल में। वर्ण संकर मतलब कई जातियों से मिलकर नई जातियां बनना। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी इस काल में। बाणभट्ट के अनुसार विरोधी विचार के होते हुए भी सती प्रथा का प्रचलन बढ़ता गया। ठीक है, दास प्रथा का भी अस्तित्व था। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए कि एक जो प्रभाकर वर्धन थे, हर्षवर्धन के पिताजी, उनकी माताजी भी सती हुई थी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पर, यह भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर्षवर्धन से आमतौर पर क्वेश्चन प्री में ज़्यादा आते हैं, मेंस में तो उतने क्वेश्चन आने के चांसेस होते नहीं हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको, लेकिन प्री में ही अधिकांश क्वेश्चन इससे आए। थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख जो साधन था, कार्य काम था, वो कृषि ही था। अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। ठीक है, भूमि अनुदान के रूप में काफ़ी दिए जाते थे। टैक्स जो था वो 1/6 था, यानी 6वां हिस्सा भूमि का टैक्स के रूप में लिया जाता था। व्यापार का इस काल में ह्रास दिखाई देता है, डिक्लाइन दिखाई देता है। उसका कारण चोर डाकुओं के कारण मार्ग सुरक्षित नहीं थे और काफ़ी चुंगलीकर था, तो इसके कारण। ठीक है, प्रमुख जो यहाँ पर व्यापार के केंद्र थे वो थे मालवा, बंगाल और गुजरात, कलिंग, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल से मलमल, मगध और कलिंग से धान, मालवा से गन्ने और गुजरात से सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार बंद हो चुका था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, प्री में क्वेश्चन आते हैं। आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन की बुक्स कौन सी हैं, उस पर से क्वेश्चन काफ़ी आएगा, या बाणभट्ट से वो पूछेंगे बुक्स का, तो वो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, या फिर 5वीं तथाकथित बौद्ध संहिता से। ओके, चलिए, तो इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।